Good morning, students. I think I have shown you this slide in previous classes. हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस ठीक है ना सर। सर। हाँ बेटा, चलिए रेट ला। तो थोड़ा सा रेट ला के पास कुछ पॉइंट छूट रहा था, फिर मैं रात में इसको ऐड किया हूँ ना। तो रेट ला क्या कहा था, आपको रिकॉल कराता हूँ। रेट ला कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to concentration of each reactant raised to some power. That power may or may not be equal to its coefficient. जहाँ पर n और m आपका पावर हो गया किसका, इसके कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ए जहाँ रिएक्टेंट है, बी भी आपका रिएक्टेंट है। एन प्लस एम के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर दिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर दिए। जहाँ पर के जो है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगर आपको क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम हो जाए और उसमें भी यूनिटी हो जाए, तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 पुट कीजिए, यहाँ पर 1 पुट कीजिए, तो रेट बराबर आपका के हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन आपका निकल गया। रेट कांस्टेंट क्या हो गया, ये के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर ए केमिकल रिएक्शन ना, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इक्वल एंड इट इज यूनिटी। तो रेट, यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन निकल गया। दस द रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। ईच रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसको ले आया हूँ। अब ये के जो है डिपेंड करता है सिर्फ आपका टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर। डिफरेंट टेम्परेचर पर के का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, कैटलिस्ट डालने से के का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट फॉर, हाँ, यह डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहिए या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कहिए। यह आपका रेट कांस्टेंट जो होगा कॉन्सेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होगा। और यह इंडिकेटिव होता है। इंडिकेटिव मतलब इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट इज द रिएक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ के इज लो then rate of reaction will be slow. If the value of k is larger, that means the faster will be the reaction. तो रेट लॉ से, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इतना छूट रहा था, मैं इसको स्लाइड में ले आया हूँ। चलिए आइए अब हम लोग डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि रेट लॉ को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डिटरमाइनिंग द रेट लॉ को हम लोग 3 मेथड से डिटरमाइन करते हैं। पहला हो गया एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमाइन होगा। दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, तो पहला हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पर तो कर नहीं पाएंगे, ग्राफिकली मेथड और इनिशियल रेट मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला था आपका, जस्ट रिकॉल कराया मैं आपको कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं और दूसरा है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग करते क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिए ना, और अगर, और इसमें जो रेट होगा वही स्लोप ऑफ द कर्व होता है। इफ द ग्राफ वर्सेज किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर दे और ग्राफ का नेचर ऐसा हो, ठीक है, तो देखिए हम लोग का, हाँ, और उसमें भी क्या हो, रेट लॉ में पावर उसका 0 हो तो वह 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और उसमें रेट कांस्टेंट जो होगा निगेटिव स्लोप होगा ना। तो हम लोग का देखिए आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 हो तो रेट लॉ हम लोग ऐसे लिखे थे, रेट इज इक्वल टू के, और जहां पर ए हो गया रिएक्टेंट, इसका पावर 0 कर दिए कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर, ये मोल पर सेकेंड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग, इंटीग्रेटेड लॉ है क्या, तो रेट लॉ को अगर हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो वही तो आपका हो गया, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहलाता है या इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी कहलाता है। तो उसमें हम लोग 0 ऑर्डर में देखिए ये इक्वेशन आया था, तो देखिए ये y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो ऐसा आएगा, तो ये निगेटिव साइन के साथ है यहाँ पर, तो इस तरह से इंटरसेप्ट हो गया, जो ए नॉट यही हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो गया, यही ए नॉट हो गया। तो इसमें स्लोप क्या है हम लोगों के पास, एम के जगह पर माइनस के है, तो यही स्लोप हो गया माइनस के।
ठीक है। इसका टी हाफ के लिए हम लोग एक्सप्रेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ग्राफ क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ से दे देगा ग्राफ के पहचानने के लिए कि ये ग्राफ है आपका किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, तो आपका क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन हो और रेट लॉ में पावर उसका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो रेट लॉ में आप जानते ही है कि जब पावर अगर जीरो हो गया, हाँ जी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए बाय द वे, तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। अब सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखिए कैसा होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग का रेट ला यही ना हो गया, पावर यहाँ 1 होगा, और उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड ला में ये पढ़े थे, तो y बराबर mx प्लस सी है। तो इसमें हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो यहाँ ln आ गया, ln a ना, और टाइम के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से इंटरसेप्ट, इस तरह का इक्वेशन आता है, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में ये आ गया। तो यहाँ पर भी आपका k जो है माइनस k आपका स्लोप के बराबर हो गया ना। और इसके लिए हाफ हम लोग हाफ लाइफ इतना कैलकुलेट किए थे, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन k, ठीक है। आ जाइए उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ में हम लोग किए क्या, ये देखिए आपका रेट ला हो गया, ये रेट ला यूनिट हो गया, ये आपका पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट ला लिखिएगा तो इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। पढ़ना हालांकि नहीं है, इसलिए मैं स्लाइड से कल हटा ही दिया रात में। तो ये हो गया आपका, इसमें y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में हो गया ये। तो अगर सेकेंड ऑर्डर आ रहा हो तो स्लोप देखिए कितना हो जाएगा आपका k के बराबर है, यहाँ पर माइनस साइन इस केस में नहीं आता है, ठीक है। और इंटरसेप्ट हो गया आपका ये, ठीक है। ये पॉजिटिव है इसलिए नीचे की तरफ से ग्राफ कटेगा, स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। चलिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो और पीछे मैथमेटिक्स से है उनको तो दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मेट उन लोग को याद रहता है। बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होगी, लेकिन y बराबर mx प्लस सी फेमस है आपका फॉर्मेट, आपको केमिस्ट्री में बार बार वह आते रहेगा। आप नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़िएगा, कौन सा चैप्टर है आपका, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ पढ़ना है। तो चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब आपका प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। कंप्लीट द टेबल एंड डिटरमाइन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कोई एक रिएक्टेंट है और वह दो प्रोडक्ट में बदल रहा हो, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है कि कितना बनेगा, और टाइम आपका दिया हुआ है 0 से 50, 50 से 100, 100 के बाद 150, 200, 250, ठीक है। इसके बाद हम लोग ln a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ln के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और ए इनवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी निकालेंगे। कैसे निकलता है आइए इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यही ना था आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, और आपका टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको निकालना है टाइम इनवर्स। तो प्रोडक्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को मालूम रहेगा, ऐसा नहीं कि अननोन रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा कि हाँ इतना प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट से हमको यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। आइए अब सीधे हम लोग निकाल रहे हैं ln a। तो ln a निकालिएगा तो -2.303 आएगा। यहाँ पर मैं लिया हूँ अप्रोक्सीमेट डाटा लिया हूँ, -2.3 लिया हूँ। कैसे निकलेगा वो देखिए, यही ना है आपका ln a निकालना है। तो ln a की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना रख दिए, 0.100 रख दिए, तो इतना लिख दिए। अब इसको ln इतना को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं log 10 के बेस में। ln लिखाता है आपको ई बेस रहता है तब, अब इसको 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए log, और 0.100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × 10 टू द पावर माइनस, इसको लिखिएगा कन्वर्ट कीजिएगा, डेसिमल पॉइंट हटाइएगा तो इतना आ जाएगा। अब यह log a × b के फॉर्मेट में आ गया, log a × b के फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए इसको ये उठा करके यहाँ पर ले आए, और log a × b बराबर log a प्लस log b हो गया, ठीक है। log a 1 हो गया यहाँ, और log b के जगह पर 10 टू द पावर -1 हो गया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा दिए तो ये 2.303 हो गया, ठीक है। और log 1 का वैल्यू कितना होता है, गिरी, हेलो हेलो, सुन रहे हो जी, हेलो, यस सर, हाँ बेटा चलिए ठीक है। log 1 कितना होता है, 3 या 4, 0 होता है। वो वैल्यू आपको रटने के लिए याद रख लीजिए, कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है, ताकि एंटी लॉग आसानी से निकल जाए आपका ना। एंटी लॉग आपको टेबल देखने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेथड हम बताए हुए थे आपको
दूसरा दिन लॉग जब पढ़ा रहे थे तो शॉर्टकट एक मेथड बताए थे एंटी लॉग निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ log 0, ये log 1 0 कर दिए, और log 10 टू द पावर माइनस के लिए क्या हो गया, यहाँ पर log 10 टू द पावर a रहता है तो a log 10 हो जाता है, तो इसका वैल्यू लिखिएगा तो -1 हो गया, इंटू log 10 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, -2.303 हो गया। यही हम लोग अप्रोक्सीमेट डाटा लिए, एक आपको कंप्यूटर से डाटा अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट भी किया हुआ है, आपको इसे कंप्यूटर से ही किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे किया हुआ है एक हम बता दिए, तो सारा डाटा आपका ln वाला निकल गया। अब उसी का हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, उसी का इन्वर्स निकालना है, ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये आपका एक प्रैक्टिस टेबल हो गया। आइए अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच दिए, तो ये ग्राफ का नेचर जो होगा ऐसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, फर्स्ट रैपिडली, देन क्या होता है आपका स्लोली होता है। अब आ जाइए हम लोग को ग्राफ अगर पूछ दे एलएन कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, सब ग्राफ है, सब आपका सिलेबस से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछता है। अगर ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा तो ही एलएन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए आपका इस तरह का आएगा ग्राफ। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्स कर दिए और टाइम के बीच में ग्राफ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा आपका। हाँ, अब आ जाइए प्रैक्टिस टेबल नेक्स्ट है, कंप्लीट द टेबल एंड डिटरमाइन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इनटू टू प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर हम लोग सपोज कि सेकेंड ऑर्डर है तो रेट बराबर ही ना हो गया -dA/dt। ठीक है, और के का वैल्यू आपका दिया हुआ है, हम यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि के 0.1 है और रिएक्टेंट आपका ए है, और सेकेंड ऑर्डर होगा तो रेट लिखने में क्या होगा, पावर सीधे कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन आपको अलग हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अब है आपके सामने है, एक्सरसाइज है, द रिएक्शन SO2Cl2 गैसियस स्टेट में है, इज कन्वर्टिंग इनटू SO2 एंड Cl2 इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का है, रेट कांस्टेंट इसका 2.90 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड है एट ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 एट 865 second when SO2Cl2 initial concentration is 0.0225 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका डाटा दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है और कहता है कि 865 सेकेंड में 865 सेकेंड में कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं SO2Cl2 का, कब 865 सेकंड में। ठीक है, आइए अब क्या क्या हम लोगों के पास दिया हुआ है वो देखिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है थियोनाइल क्लोराइड का। ठीक है, टाइम आपका दिया हुआ है कितना सेकंड में निकालना है, तो यहाँ यूनिट छूट गया है, 865 सेकंड में है। के का वैल्यू आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इतना सेकंड पर, यही निकालना है हम लोगों का। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट हम लोगों के पास क्या है, SOCl2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपको SOCl2 में। अब इसका लिए रिलेशनशिप हम लोग को क्या है, आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास एक इक्वेशन हम पढ़ाए थे ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, ln A इज इक्वल टू KT प्लस ln A0 ना, यहाँ थोड़ा जीरो जो है सो बहुत दूरी पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका ln A0 है आपका। ठीक है, यही आपका एक रिलेशन हो गया, इसको एक और मेथड से बनता है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए इसको। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए की जगह पर आपका क्या हो गया, SO2Cl2 हो गया। ठीक है, के लिख दिए, टी लिख दिए, ln SO2Cl2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियल के का वैल्यू देखिए हम यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, टी हो गया 865 सेकेंड हो गया। ठीक है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, ln का वैल्यू हम लोग ln SO2Cl2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी सेकेंड पर निकालना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया आपका इतना। अब हम लोग ln को हटाना है, तो सीधे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए, और इस तरह से इतना आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाना है आपको। The new concentration is less than original as expected। ठीक है, अब पहले देख लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना था, 0.0225 था, बाद में क्या हो गया, इतना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया,
घट गया। तो इसे इस डाटा से हम लोग को प्रूफ हो गया ना कि ग्राफ में जो हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाएगा रिएक्टेंट का। तो देखिए यहाँ पर आपका टी सेकेंड के बाद यानी कि 865 सेकेंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन इसका इतना घट करके इतना हो गया है। ठीक है, अब आइए दूसरा मेथड था हम लोगों को इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। Another method for the determining the order of reactant is to see the effect on the initial rate of the reaction when the initial concentration of that reactant is changed. For multiple reactants, keep initial concentration of all reactant constant except one. For a zero order, change of concentration has no effect on the rate. First order, the rate of change by same factor has the concentration. चलिए छोड़िए इसको, लैंग्वेज आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। इनिशियल रेट मेथड में हम लोग करते क्या है कि जैसे सपोज कि दो रिएक्टेंट है, दो या तीन रिएक्टेंट है, चार रिएक्टेंट है, कितनों रहे दिक्कत नहीं है। करना क्या है इसमें कि एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कराएंगे, ठीक है, और दूसरे का जो है से कांस्टेंट रख देंगे। तो कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग करते क्या है कि जिसको कांस्टेंट करना हो उसका कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सेस कर दिए। तो जो लार्ज एक्सेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना, तो इट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। वह रेट ऑफ रिएक्शन उसका कॉन्सेंट्रेशन जब अल्टर ही नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। तो इनिशियल रेट मेथड में हम लोग करते क्या है कि एक रिएक्टेंट का, ठीक है, हाँ, इनिशियल रेट मेथड में एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें कम से कम दो रिएक्टेंट होना चाहिए ना, एक से एक वाले रिएक्टेंट में यह अप्लीकेबल नहीं होता है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक से आपको ज्यादा हो, ठीक है। साथ ही साथ उसमें क्या हम लोग निकालने के लिए करते हैं कि किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर देते हैं, दूसरा का वेरी करने देते हैं। तो और कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रखने के लिए क्या करना होगा, लार्ज एक्सेस में उसको ले लेंगे तो ऑटोमेटिक उसको वो जो है से अफेक्ट नहीं करेगा, अल्टर नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप कांस्टेंट रखे थे उसको वेरिएबल बना देंगे, ठीक है, और जो वेरिएबल था उसको कांस्टेंट कर देंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जस्ट चेंज कर देंगे। और इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो जीरो ऑर्डर में आप देखिएगा कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट। कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, एक का या दूसरे का, तो उसमें है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका है और कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका डबल हो जाएगा। वहीं आपका अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और आप चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्वाड्रिपल हो जाएगा। ठीक है, यही फर्क है इनिशियल रेट मेथड में। तो ये तो हो गई कहने वाली बातें। आइए हम लोग अब डाटा के साथ इस चीज को देखते हैं, इनिशियल रेट मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए, एक एक्सपेरिमेंट है आपका। एक्सपेरिमेंट, इसमें 4 एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है, 4 एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें इनिशियल, हाँ, एक रिएक्टेंट हम लोगों के पास है NO2, इट कंबाइंस विद CO2 गिव्स NO प्लस CO2। ठीक है, अब हम लोग को इसके लिए सारा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इनिशियल रेट मेथड से रेट ला डिटरमाइन करना है। ठीक है, कैसे डिटरमाइन होगा वो देखिए। तो सबसे पहले तो एक चीज आप जान जाइए कि रेट ला इसके लिए लिखेंगे कैसे। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ला कैसे लिखाएगा, ठीक है, देख करके आप बताइए ना, स्क्रीन पर भी शो नहीं कर रहा हूं। और अब किससे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, अजीत से। हाँ जी अजीत, तुम बताओ रेट ला इस रिएक्शन के लिए। अजीत, यस सर। हाँ, इसका रेट ला बोलो देख करके। NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। चलो अखिलेश तुम बताओ। रेट ला बेटा आपको हर हाल में जानना है कैसे लिखाएगा। निखिल, अनुराग, Rate हेलो is सर। equal to K हाँ NO2 हाँ concentration plus NO2 का concentration और CO का concentration हाँ, रेज टू सम पावर। इसमें बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इसमें सही। हाँ raised बेटा to बोलिए। इसमें CO के कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है। कैसे कह दिया, रेट ला में हमको उसके कंसंट्रेशन से हमको क्या लेना देना है, जो आपका रिएक्टेंट है उसको लिखना है। देखिए, हम कोशिश करता हूँ पॉइंटर लेकर के यहाँ पर आपको करने के लिए। पॉइंटर ऑप्शन यहीं पर है ना, रुकिए मैं बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको
ये रुकता हूँ, बॉल पॉइंट टिप पेन, ये हो गया आपका। देखो रेट ला लिखना है तो सीधे आर लिख दिए ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू लिख दिए, इक्वल टू का साइन दे दिए। अब रिएक्टेंट यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कह दिए, के लिख दिए। अब हम लोग का रिएक्टेंट 2 है आपका, कौन कौन, NO2 है पहला रिएक्टेंट, तो यहाँ पर हम NO2 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग का एक रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, पावर हम लोग n मान लेते हैं या x मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, n हम ले लिए। दूसरा रिएक्टेंट है आपका कौन सा, CO2, CO है, तो दूसरा रिएक्टेंट हम CO ले लिए, ठीक है, दूसरा हम CO ले लिए और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है। अब पावर रेज टू सम पावर यहाँ m दे दी, यही रेट ला होगा बेटा ना। कोई भी रिएक्टेंट दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले रेट ला लिखना है। तो रेट ला में लिखने में हम लोग को क्या करना है आपको, मतलब रेट ला क्या कहता है कि डायरेक्ट इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ईच रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पर, एक रिएक्टेंट है आपका NO2, ठीक है ना, आपका एक रिएक्टेंट है, तो देखिए यहाँ NO2 ले लिए, दूसरा CO ले लिए, दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पर था, और दोनों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेज टू सम पावर, तो सम पावर n और m हम लोग मान लिए। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ले आए, तो यहाँ k लिख दिए। ये इतना लिखने जानना बहुत जरूरी है, नहीं लिख पाएंगे तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, रेट ला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रेट ला लिखा जाएगा ना जी, बोलो। यस सर। चलिए बेटा ठीक है, अब Yes, देखिए, sir. ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। अब मैं कर्सर ले लूं, कैसे हटता है, अच्छा चलिए देखिए। तो एक एक्सपेरिमेंट लिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग लिए हुए हैं, और ये 4 एक्सपेरिमेंट है। आइए हम लोग इसको इसके साथ में हैंडल कैसे करेंगे। तो रेट ला लिखना आपका पहला काम है, जानना भी जरूरी है। अब देखिए, तो देखो जो हम ऊपर में लिखे हैं वही हूबहू लिखा हुआ है ना, बेकार है इतना मेहनत कर रही Yes. ठीक है। अब आइए बेटा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए डाटा, ऑब्जर्व करके हमको बताइए क्या ऑब्जर्व किए। देखो पहला एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 चेंज हो गया, 0.10 से 0.20 में चला गया, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में, हाँ, वहीं पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO को देखो कांस्टेंट है, 0.10 से 0.10 ही रह गया है, लेकिन रेट जो है इनिशियल रेट जो है वो चेंज कर गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का कॉन्सेंट्रेशन आपका चेंज कर रहा है, दूसरा का कांस्टेंट रख दिया गया। कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, लार्ज एक्सेस में उसको रखेंगे। क्लियर है ये ऑब्जर्वेशन? यस सर। चलिए बेटा, अब देखिए तीसरा और Yes, sir. हाँ ठीक है, तीसरा और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखिए, तीसरा और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे, या फिर किसको किसको ऑब्जर्व करा दो, दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कीजिए आप, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3। तो देखिए इनिशियल रेट जो है आपका NO2 का कांस्टेंट है 0.20। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आइए, उसका भी इनिशियल रेट आपका कितना है, 0.20 है, लेकिन आपका CO का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, जस्ट डबल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? साथ ही साथ आपका रेट भी जो है वो चेंज कर गया है। तो देखिए इसी तरह से हमेशा निकालना है बेटा, आपको कोई भी डाटा लेना हो और रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, तो दो ऐसे एक्सपेरिमेंट में लीजिए जिसमें एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, दूसरे का वेरी कर जाए, ठीक है। जैसे कि पहले वाले में हम लोग का एक्सपेरिमेंट आपका ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका और इसका वेरी कर रहा है, इसका और इसका वेरी आपका नहीं कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर ऑप्शन का है, हाँ चलिए बेटा, हम ये कर्सर ले लिया हूं ताकि आपको बता सकूं, यहाँ पर चेंज कर रहा है, यहाँ नहीं चेंज कर रहा है। दूसरा और तीसरा में ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरी हो गया। अब आइए आगे आगे हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे क्या पहले बता लेते हैं तब स्लाइड दिखाएंगे। देख बेटा यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को ये निकालना है, क्या निकालना है, n और m का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए रेट ला ये लिख दिए,
तो हम लोग करेंगे क्या, इस इक्वेशन के लिए रेट ला लिख दिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए भी रेट ला लिख दिए, और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो के जो है अगर सेम रिएक्शन है तो के चेंज होगा या डिफरेंट, ये डिफरेंट होगा, ये बताइए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सेम होगा ना। पहले इसीलिए मैं के लिए स्पेशल स्लाइड इसमें डाला हूँ। से डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, कैटलिस्ट सेम यूज हो रहा हो या सेम सुमोटो कंडीशन हो, तब उसमें होता क्या है कि आपका के चेंज नहीं करेगा। तो के और के कट गया दोनों इक्वेशन के लिए, किसके किसके लिए, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो के कॉमन है इसलिए कट जाएगा ऊपर नीचे। अब हम लोग करेंगे क्या, एक रेट को दूसरे रेट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये मतलब कि 0.10 और 0.10 कट जाएगा, बच कितना जाएगा आपका 1/2, इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 1/4 के आसपास आएगा डाटा, ठीक है। तो इधर 4 है और उधर आपका 2 आ रहा है, तो 4 को 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो वहां पर n का वैल्यू आपका कितना आ गया, हाँ n का वैल्यू 2 आ गया, मतलब कि NO2 के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया, यही तो निकालना था। देखिए अब सॉल्यूशन ना, अब देखो बेटा, NO2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से NO2 को डिवाइड कर दिया। शॉर्टकट मेथड आपका अपनाया हुआ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व इससे होगा, ठीक है। के कॉमन होता है, पहले वाले भी बता समझा दिया, इसलिए उसको अवॉइड करके चलिए खटखट बन जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, अब रेट इनिशियल रेट को डिवाइड कर दीजिए, एक्सपेरिमेंट 2 अपॉन एक्सपेरिमेंट 1 रेट का। तो देखिए 4 आ गया, यहाँ 2 है, ये 4 है, तो यहाँ 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर NO2 के पावर कितना माने हुए थे हम लोग, n माने हुए थे, तो n का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर 2 आ गया। तो n के वैल्यू यहाँ पर हम 2 निकाल लिए। क्लियर है यहाँ तक, ये कैसे किए से, बोलो बेटा, यस या नो। ठीक है, तब आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब कीजिए क्या कि एक्सपेरिमेंट आपका सेकेंड और थर्ड है, ठीक है, जिसमें ये दोनों कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, उसको डिवाइड कर दीजिए एकदम सेम वे में, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग डिवाइड करके निकाल देंगे, किसके लिए, तो CO का वेरिएबल है, कांस्टेंट वाला तो कट ही जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लेकर डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 0.20 था किसका, एक्सपेरिमेंट थर्ड में, ठीक है। वो वैल्यू हम लोग लिख दिए, 2 में कितना था, 0.10 था, ठीक है। काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका रेट को डिवाइड कर दीजिए एक्सपेरिमेंट थर्ड का 2 से, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 के पावर यहाँ हम लोग का m है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो क्या हम लोग m का पावर कितना रखें कि यहाँ 1 के बराबर आ जाए, 0, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, m के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, और ये क्या कहा जाता है, उसके रिस्पेक्ट n के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, n आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 आ गया, 2 होगा, हाँ बिल्कुल 2 बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल 2 होगा, 2 + 0 ना, ठीक है, आप बिल्कुल सही है, यही है आपका, n के रिस्पेक्ट में 2 और m के रिस्पेक्ट में 0, तो ओवरऑल हो गया आपका कितना, 2 हो गया, 2 + 0 = 0, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको k का वैल्यू निकालना है, तो NO2 का कोई एक कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, ठीक है। और R हम लोग कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, सपोज कि इक्वेशन 1 ले रहे हैं, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है कितना, इनिशियल रेट दिया हुआ है, तो R का वैल्यू हम लोग रख दिए 0.0021, ठीक है, बराबर कर दिए। के का वैल्यू मालूम नहीं है, के का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, के रख दिए। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.10, पावर कितना है आपका, इसका 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। CO का वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिए, और इसका चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, कुछ बैठाइएगा ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही हम ओमिट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए, हाँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। रेट मालूम है तो के का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यस सर,
बिल्कुल देखिए यहाँ स्क्वायर कर दिए, 0 कर दिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपका कितना है, इसको कोई भी एक इक्वेशन लेकर के सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा, ये सॉल्व किया होगा आपका। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन लेके चले, कोई भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी एक्सपेरिमेंट वाला उठाए डाटा, रेट उस पर सेट किए और रेट सेट करके डाटा पुट करके हम लोग के वैल्यू निकाल दिए। 2 नोन है, तीसरा निकालना है, आराम से निकल जाएगा। चलिए तो मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ आता हूँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ना, एक रिएक्शन आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप रेट लॉ बताइए इसके लिए। ठीक है, रेट लॉ कौन बताएंगे, किन से मैं पूछ लूं? हाँ जी, डेहरी ऑनसोन, डेहरी ऑनसोन, इसके लिए रेट लॉ बताओ। अजीत, अजीत डोभाल, यस सर। बताइए बेटा इसके लिए रेट लॉ। सर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस ना, यस सर, टू द पावर x y या mn ना, हो जाएगा रेट लॉ। यस सर। अब आइए डाटा ऑब्जर्व कीजिए। पहला जो है आपका एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट में अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है, लेकिन आपका NO2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रिमेन कांस्टेंट है ना, लेकिन रेट आपका चेंज हो रहा है। तो पहला एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग रेशियो निकाल दें, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट डाटा ऑब्जर्व कीजिए, जहां पर किसका चेंज हो रहा है कि हाँ, अब इसमें देखिएगा तो किसका किसका चेंज हो रहा है, वन और इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट आप बताइए, किसको किसको हम लोग को कंपेयर कराना चाहिए। 3 और 4 का, बिल्कुल 1 और 2 को, 1 और 2 का तो हो गया बेटा, 1 और 2 में हम लोग 3 और 4 को, हाँ 3 और 4 का, क्योंकि 0.20 ना, अमोनिया का यहाँ पर कांस्टेंट हो जा रहा है, जबकि NO2 माइनस आपका चेंज हो जा रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले इनिशियल रेट, ये रेट लॉ के हिसाब से रेट लॉ इक्वेशन लिख देंगे ना, और उस पर फिर हम लोग x और y या m और n मान करके उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो आइए देखिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले रेट लॉ लिख दिए, रेट लॉ के हिसाब से हो गया रेट इज इक्वल टू k अमोनियम आयन टू द पावर n नाइट्राइट आयन टू द पावर m। ठीक है, और n और m का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। ठीक है, k और k का वैल्यू तो कट जाएगा, k ऐसे ही हम लोग ओमिट कर सकते हैं, पहला और दूसरा लेकर के सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड कर दिए, किसके लिए, अमोनिया के लिए। क्यों, क्योंकि इसी का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा था। तो देखिए वैल्यू यहाँ आपका 3 आ गया, और रेट को लेकर के डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 3 आ गया। तो 3 दोनों तरफ है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आप कीजिए क्या, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करा दीजिए। ठीक है, तो 4 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ वैल्यू 2 आ गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन देंगे तो एक्सपेरिमेंट और रेट का निकालेंगे तो उसका भी रेशियो 2 आ गया। ठीक है, तो आपका m बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, तो m का वैल्यू 1 आ गया आपका। तो m के रिस्पेक्ट में, यानी कि NO2 माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, और अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में भी 1 हो गया, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एनसीईआरटी में ढेर सारा और क्वेश्चन दिया हुआ, उसको आपको सोल्व करना है। एक केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आएगा, तो घबराना नहीं है, मैथमेटिक्स के हैं, ऐसे भी सभी बच्चे 10 तक तो मैथ्स पढ़े ही हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कीजिएगा तो एक आध जगह हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आए, तो उससे घबराना नहीं है, उसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो आपको इनिशियल रेट मेथड से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने आ गया, निकाल लेंगे आप, प्रैक्टिस करना है आपको। एनसीईआरटी लीजिएगा, एनसीईआरटी में 3-4 टेबल दिया हुआ है इस तरह का, और निकालने के लिए उसमें तो डाटा मिस कर दिया है, और कह दिया कि यहाँ पर डाटा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए दिया हुआ है, लिख दिया है कि रेट लॉ इसका इतना है। ठीक है, तो वो भी सोल्व आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, आपका पूरा के का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं, तो कोई एक हम लोग रेट लॉ ले लिए, और रेट लॉ में हम लोग रेट पुट कर दिए, के का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया आयन का दे दिए।
अमोनियम आयन का दे दिए, यहाँ नाइट्राइट आयन का दे दिए, ठीक है, और यहाँ से के का वैल्यू निकाल दिए, तो के का वैल्यू आपका इतना आ गया। तो सिंपल मैथमेटिक्स से आपका तीन वेरिएबल से यहाँ पर हम ये 3 डाटा जो है से नोन है, चौथा हमको निकालना है, यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, निकाल दिए। तो ये साइड में आपका निकाला हुआ है यहाँ पर। चलिए अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हालांकि आपका सिलेबस से ये हटा दिया है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखेंगे ना। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं बताया था कि अगर रेट ऑफ ये टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री से राइज कर दीजिए, तो होगा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक अर्हेनियस साइंटिस्ट था, वो अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही ये इक्वेशन लिए हुए हैं। चेंज द टेम्परेचर, चेंज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रेट लॉ, ठीक है। अर्हेनियस जो है इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप एंड शोड दैट, कि मतलब किस तरह से आपका टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा, वो आपको अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये इक्वेशन दिया था। इसी इक्वेशन को हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन कहेंगे। ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि हटाया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, पढ़िए। इसमें एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो सब कम से कम 6 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में। खासकर जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाला चैप्टर है उसके सेकेंड पेज पर, यानी कि लास्ट पेज पर जाइएगा, कौन सा, उसी एक्सरसाइज के उसी चैप्टर के, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा, ठीक है। तो लॉग और एंटी लॉग का थोड़ा सा आपका कंसेप्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो इस इक्वेशन में टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, एनर्जी यूनिट उसका इतना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ए, कैपिटल ए क्या है आपका, तो ये हो गया आपका फैक्टर, और विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, और ये को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और आपको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, ये सब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूं। क्या हम एग्जाम्पल हम देना चाह रहे थे, हाँ, केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होता है, केमिकल रिएक्शन टू बी अकर्ड ना, इसके लिए कुछ कंडीशंस होता है। जैसे सपोज कि निखिल और ये क्या कहा जाता है, अनुराग, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पैसा के लिए इन लोग गया था चाट खाने, और वहीं पर इन लोग में थोड़ा सा हॉट डिस्कशन हो गया, और निखिल जो है ट्यूशन छोड़ छाड़ के भाग के आ गया क्वार्टर में, ठीक है। और अपने पिताजी से बोला कि आज हमको अनुराग से झगड़ा हो गया, ठीक है। साहब इसके पिताजी डांटे, जो है एक चाट के लिए तुम लोग जो है झगड़ा कर लिया, जाओ उसको सॉरी बोलो, और तुमको वहां जाके सॉरी बोलना है। और इधर अनुराग भी अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद अपने पिताजी से कहता है कि आज हमको निखिल से झगड़ा हो गया। पिताजी इसको भी डांट लगा दिए, खाना बंद कर दिए, ठीक है। अब बेचारा क्या करे, एक रूम में उसको बंद कर दिया, जाओ तुम अपने चुपचाप रूम में बैठो, ठीक है। अब जब निखिल को एहसास होता है कि हम गलती किए, तो उसके पिताजी भी डांट लगाए उसको कि जाओ तुम उससे सॉरी बोलो, तुमको उससे मिल करके आना है। अब गुस्से में बेचारा वो चला तो जाता है मिलने, किसके यहाँ, अनुराग के यहाँ। लेकिन अनुराग बेचारे को 2 दिन से खाना नहीं मिला है, उसके पिताजी खाना उसको बंद कर दिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसको पता चलता है कि निखिल आया है मिलने, जिसके चलते हमको खाना नहीं मिला है 2 दिन से, वो शीर्षासन में चला जाता है। क्या चीज में चला जाता है, शीर्षासन में चला जाता है, ठीक है। अब निखिल चाह रहा है मिलने के लिए, तो क्या मिल पाएगा फेस टू फेस? हाँ जी निखिल, नो सर, नहीं, क्यों? क्योंकि एक एनर्जी डिफरेंस है। हाँ, एनर्जी डिफरेंसेज है। दूसरा कि बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, एक अपराइट पोजीशन में है तो दूसरा इन्वर्टेड पोजीशन में है। चाहे तो फिर निखिल को भी उसी पोजीशन में जाना होगा, शीर्षासन में जाना होगा ना, तब जाएगा तो कम से कम आंख से आंख मिला करके उससे देखेगा, सॉरी बोलेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या हो गया, फॉर ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट शुड बी इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना उनके लिए कंपलसरी, ठीक है। और दूसरा, अगर शीर्षासन में वो नहीं जाता है
और जैसे ही मालूम होता है उसको, क्या कहा जाता, अनुराग को, कि निखिल आया है, मेरा प्रिय मित्र आया है ट्यूशन व्यूशन छोड़ करके, तो जाना चाह रहा था रूम से निकल के मिलने के लिए, लेकिन 2 दिन से खाना नहीं खाया था, एनर्जी इतनी नहीं थी, तो क्या होगा, वो गिर गया दरवाजे से पहले ही। ठीक है, तो जब पहले ही गिर गया तो क्या वह निकल करके निखिल से मिल पाएगा? कदापि नहीं, वह नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। तब उसको क्या कहा जाता है, निखिल जो था पहले ही से एक गिलास जूस लेकर के गया था, जैसे ही वो गिरता है उसको एक गिलास जूस पिलाता है और जूस पिला करके फिर गले लगा लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, आगे होने के लिए, संपन्न होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। द रिएक्टेंट शुड हैव एट लीस्ट सम एनर्जी ना, at that very cost it will proceed in forward direction to complete the reaction ना, कम से कम रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होना चाहिए, चाहे वह एनर्जी आप बाहर से सप्लाई कीजिए या ड्यू टू कोलिजन हो, ठीक है, जिसे रिएक्शन आगे की तरफ आपका बढ़ जाए। और दूसरा कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को कैसे होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। आइए अब हम लोग 1 बाय 1 करके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, और एक दूसरा रिएक्टेंट रेड कलर का है। अब देखिए इधर एनर्जी लिए हैं हम लोग इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना। ये आपका ग्राफ में डायरेक्ट आपका पियर्सन से लिया हूँ, ठीक है, पियर्सन से, राइटर का नाम है ये। अब देखिए दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, पार्टिकुलर एक एनर्जी रखे हुए, इतना से इतना तक एनर्जी है, ठीक है, और यह एनर्जी चाहे तो आपको हिट से मिल जाए या आपस में कोलाइड कर जाए। लेकिन अगर कोलिजन से इतनी एनर्जी नहीं हो कि यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे, ठीक है, तो करते क्या है कि इतना एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स whose energy is very high na, and is highly unstable is known as activated complex, and that very energy is known as activation energy। और इस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है, that very energy is if not sufficient then extra energy is provided, the extra energy is given to the reactant to form the activated complex is known as activation energy। in this graph ना, ये आपका अपवर्ड रो जो दिखलाया हुआ है, तीर का निशान जो है, यही एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करने के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा। इंटरमीडिएट स्टेज में वह एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन? आपका देखिए, हम पॉइंटर लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया, एक रेड कलर आ जाएगा और दूसरा व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका दोनों रेड हो गया। आर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए। रेड कलर मान लीजिएगा, समय लगेगा हमको भरने में, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मैं लिख के काम चला रहा हूँ। और दूसरा आपका आ गया व्हाइट वाला ना, ये हो गया व्हाइट वाला, दूसरा हो गया आपका ये व्हाइट वाला, ठीक है, और दूसरा व्हाइट वाला ऊपर से है, यहाँ पर दिखा दिया। तो आपस में ये मिल गया ना, व्हाइट वाला किसका, ये डब्लू वाला है सब, ठीक है, ये आपको मिल गया। कौन कौन? रेड और व्हाइट, एक कंबाइंड इफेक्ट आ गया, उन लोग एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करने लगेगा। तो जो इंटरमीडिएट एक स्टेप बनेगा जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब देयर इज नो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर इज पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस वेरी स्टेज इज नोन एज क्या? इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन। ये एक्टिवेटेड, इस स्टेज में जो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया उसी को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वर्ड क्लियर है? Yes, It is an intermediate stage in which there is partial bond formation between the reactants, ठीक है, एंड हैविंग हाई एनर्जी, और जिसकी हाई एनर्जी होगी वह अनस्टेबल होगा, अर्थात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका क्या होगा? हाईली एनर्जेटिक होगा और अनस्टेबल होगा। और एक स्टेज आ गया, ठीक है, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। ट्रांजिशन स्टेज। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेज। द स्टेज इन व्हिच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेज, ये इन ट्रांजिशन स्टेट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज
एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कह दिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ये कह दिए एक्टिवेशन एनर्जी कह दिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेज तीनों क्लियर है या नहीं? ये फिर से यस सर। ठीक है, क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सभी बच्चे रिस्पॉन्स कीजिएगा, जिनका क्लियर नहीं होगा क्लियर कराना। अब देखिए बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये हो गया, स्टेज का नाम ट्रांजिशन स्टेज हो गया, जो एनर्जी लगा इसको ऐसा बनाने में उसको एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कह दिए। अब यह कोई भी सिस्टम है, ये नेचर का ये होता है, आपका लॉ है कि अपनी एनर्जी कोई भी चीज मिनिमाइज करना चाहता है, तो ये एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, जब एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेगा तो देखिए एनर्जी जो है से पहले से रिएक्टेंट की एनर्जी इस लेवल पर थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया? घट गया। घट गया। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो क्या हो गया? रिलीज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, एनर्जी रिलीज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो तो किस तरह के रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। नहीं बेटा, एक्सोथर्मिक। दैट रिएक्शन व्हिच रिलीजेस द एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस होता ही है आउट और एंडो मतलब होता है इन। तो एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, सिस्टम को थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्ट जो है रिलीज कर दिया, दैट इज व्हाई द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट ग्राफ देख लीजिए। तो हम दो चीज पढ़ाए, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिस स्टेज में बनता है उसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी बैरियर होता है टू द रिएक्शन। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, जिस स्टेज में होता है उसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बन गया उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो एनर्जी लगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये मैं पहले ही डिस्कस करा दिया हूँ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जेटिक होता है, इसलिए अनस्टेबल होता है। 8 बज गया, फिजिक्स का टाइम हो गया, छोड़ दूं अब? यस सर। ठीक है बेटा, फिजिक्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।